हेलो फ्रेंड्स, आई एम अखिलेश मीना। डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों का सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड करा दिया है पिछली वीडियो में। डिस्कस करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 3 का, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, हमने लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम डिस्कस किया था, और यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। तो फ्रेंड्स, इसकी लिमिटेशंस आपको पढ़ने से पहले कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न होने बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ क्या था कि रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया था उसमें क्या था कि उसने ये बोला कि जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है, ठीक है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। और रेडियस ऑफ एटम की बात करें तो 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और सेकंड पॉइंट था, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव ड्यू टू द प्रोटॉन, ठीक है। न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिव होता है क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। इसलिए रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को कैसा बताया, पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के आउटर साइड में होते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अभी हम लिमिटेशंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बल्कि रदरफोर्ड के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसके मॉडल के, उनको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के आउटर साइड में। देखो यहाँ पे ये जो पिक्चर मैंने शो किया है, ये स्ट्रक्चर ऑफ द एटम है। यहाँ क्या है, ये एटम का सेंटर है जो मैंने प्लस के सिंबल से शो किया है, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन होते हैं, इसलिए न्यूक्लियस क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये न्यूक्लियस के आउटर साइड में यहाँ पे जो E- मैंने लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं इनकी लिमिटेशंस की, ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड। नंबर 1 लिमिटेशन है इसकी, रदरफोर्ड सेज नथिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड द एनर्जीज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में कुछ नहीं कहा है। मतलब एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में, उस न्यूक्लियस के आउटर साइड में इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन आउटर साइड में, ठीक है, किस जगह पे मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कितनी एनर्जी के साथ मूवमेंट कर रहे हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है, कितने मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस जगह पे कितने हैं, ठीक है, इसके बारे में रदरफोर्ड ने कुछ भी नहीं बोला है। और इस इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है, एनर्जी लेवल होता है, वो कितना होता है, इनके बारे में रदरफोर्ड ने कुछ भी डिस्कस नहीं किया है। तो इसका ये नंबर 1 डिफेक्ट था रदरफोर्ड मॉडल का। फ्रेंड्स, अगर डिस्कस करें हम डिफेक्ट नंबर 2 की, द रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। एटम की स्टेबिलिटी के बारे में उसने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है। किसने, रदरफोर्ड ने। क्योंकि एटम की स्टेबिलिटी के बारे में जो सही तरीके से जो एकदम करेक्ट पॉइंट निकल गया है, वो नील्स बोर के मॉडल में निकल के आए हैं। फ्रेंड्स, मतलब रदरफोर्ड के मॉडल के बाद एक साइंटिस्ट और हुए, नील्स बोर। उन्होंने अपना मॉडल दिया, बोर्स मॉडल, और उसमें रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स को उन्होंने करेक्ट किया है। जो गलतियां रदरफोर्ड ने की थी उसको वहाँ पे सुधारा गया है। तो वहीं से ये पता लगा है कि रदरफोर्ड ने क्या क्या डिफेक्ट छोड़े थे अपने मॉडल में, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात करें फ्रेंड्स, तो ये पिक्चर आपको सही तरीके से क्लियर कर देगा। देखो, ये स्ट्रक्चर ऑफ द एटम है, इसके सेंटर में ये न्यूक्लियस है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियस भी पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस के आउटर साइड में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट करते हैं, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब यह है, अब ये मूवमेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सर्कुलर पाथ में, तो फ्रेंड्स इनकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। जब डायरेक्शन चेंज होगी तो इनकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। और हम जानते हैं कि जो
चेंजिंग इन वेलोसिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा चेंजिंग इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहाँ एक्सीलरेशन होगा और वो लगातार एकदम कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन चेंज होगी ऐसे उसका एक्सीलरेशन भी चेंज होता रहेगा। अब यहाँ क्या है, जब कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता रहेगा तो वो अपनी एनर्जी लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लॉस करेगा तो इसका ऑर्बिट भी छोटा होगा। ठीक है, जिस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जब उसकी एनर्जी लॉस होगी इलेक्ट्रॉन की तो इनका ऑर्बिट भी छोटा होगा। ऑर्बिट छोटा होगा तो एटम की जो रेडियस है वो भी रिड्यूस होगी। ठीक है, वो भी कम होगी और क्या होगा, लास्ट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ठीक है ना। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जब कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता रहेगा तो उसकी एनर्जी लॉस होगी। जब एनर्जी लॉस होगी तो उसका ऑर्बिट छोटा हो जाएगा और एटम का जो रेडियस है वो भी कम हो जाएगा और फाइनली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। ठीक है, तो अब एटम की स्टेबिलिटी के बारे में ऐसा रदरफोर्ड ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको समझाया इस बारे में रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कुछ भी डिस्कस नहीं किया है। तो डिफेक्ट नंबर 2 ये आपका था। अब बात करते हैं डिफेक्ट नंबर 3 की। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड लाइन स्पेक्ट्रा। फ्रेंड, ये लाइन स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो बात आती है यहाँ के लिए लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाता है तो वो अपनी एनर्जी लॉस करता है। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाता है तो अपनी एनर्जी लॉस करता है और जो लॉस्ड एनर्जी होती है वो रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकलेगी। ठीक है ना, रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकलेगी और रेडिएशन फोटोन के रूप में होता है। ठीक है, और फोटोन को हम किससे शो करते हैं, एच म्यू से। ठीक है, ये फोटोन होता है। हालांकि फिजिक्स में आपने ये डिस्कस कर लिया होगा सही तरीके से। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाता है तो वो अपनी एनर्जी लॉस करेगा और लॉस्ट जो एनर्जी होगी वो रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकलेगी और रेडिएशन फोटोन के रूप में होता है। फोटोन को हम शो करते हैं एच म्यू से। ठीक है, अब यह बात आती है कि जब रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, जब इमिटेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी चेंज होने से हमको क्या होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मिल जाना चाहिए। ठीक है ना, जब यहाँ पे क्या होगा, जब इमिटेड जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। लेकिन क्या है, नील्स बोर जैसे साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया कि वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस हमको प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं कर सके, लाइन स्पेक्ट्रा को वो एक्सप्लेन नहीं कर सके फ्रेंड्स। ठीक है, एक बार मैं चाहता हूँ कि एक बार पॉइंट नंबर 3 को फिर दोबारा से रिपीट करूँ। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेशन में रहता है, ठीक है, तो वो रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है ना, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो थ्योरी किसने दी थी, मैक्सवेल ने। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी किसने दी है, मैक्सवेल ने। और इसने अपनी थ्योरी में क्या बताया है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, एक्सीलरेशन में रहता है तो वो रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब एनर्जी। ठीक है, और ये एनर्जी जो वो रेडिएट करेगा उसका जो स्पेक्ट्रा है वो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, जैसे रदरफोर्ड ने समझाया, वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि वो कंटिन्यूस
स्पेक्ट्रा नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की एक रेडिएशंस निकलती हैं जिनका एक लाइन स्पेक्ट्रा बनेगा, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं कि जो रदरफोर्ड है वो लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं कर सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको रदरफोर्ड के मॉडल के 3 लिमिटेशंस डिस्कस किए हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आई होंगी, ठीक है। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको थॉमसन्स की लिमिटेशंस डिस्कस की थी, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4, जो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दूंगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे नील्स बोर के मॉडल की। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।